इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार। आज सबसे पहले मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूं फॉर्मर क्रिकेटर यशपाल शर्मा को। इंडिया टीवी के परिवार का हिस्सा थे। इंडियन क्रिकेट टीम का एक हिम्मत वाला बल्लेबाज था। वो आज हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। वर्ल्ड कप जिताने वाली टीम का एक सितारा आज डूब गया। आज सुबह हार्ट अटैक होने से यशपाल शर्मा का देहांत हो गया। जैसी खबर मिली मैं स्तब्ध रह गया, क्योंकि यशपाल जी फिटनेस का बहुत ध्यान रखते थे। अपने दोस्तों के साथ रोज साइकिलिंग के लिए जाते थे, वॉक करते थे, जिम में पसीना बहाते थे, डाइट का बहुत ध्यान रखते थे। वो तो जेब में अखरोट और बादाम रखने वालों में से थे। उन्हें हार्ट अटैक कैसे हो सकता है, यह बात बिल्कुल समझ में नहीं आई और अभी तक समझ नहीं आई। यशपाल जी कई साल से इंडिया टीवी के क्रिकेट एक्सपर्ट थे। हमारे लिए एक तरह से परिवार का हिस्सा थे। मैंने कभी नहीं सुना कि उनकी तबीयत खराब हुई हो। उन्होंने तो कभी खांसी जुकाम की शिकायत भी नहीं की। आज भी वो मॉर्निंग वॉक पर गए थे। जब लौटे तो अचानक तबीयत बिगड़ी और वो अलविदा कहकर चले गए। यशपाल शर्मा बड़े क्रिकेटर थे। 37 टेस्ट मैच खेले, 1606 रन बनाए, 42 वनडे खेले, 823 रन बनाए, लेकिन व्यवहार में बहुत सहज, बहुत सरल और बहुत विनम्र थे। 1983 में वर्ल्ड कप जिताने में यशपाल जी की बड़ी भूमिका थी। वो इस टीम के एक बड़े स्टार थे। इस वर्ल्ड कप के दौरान इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में उनकी जबरदस्त हाफ सेंचुरी हमेशा याद रहेगी। वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम पर टीम 83 नाम की फिल्म को लेकर वो काफी एक्साइटेड थे। कई बार उसके बारे में बात करते थे। मेरे दिल में एक कसक हमेशा रहेगी कि वो अपनी जीत पर बनी फिल्म बिना देखे चले गए। आज सारे बड़े बड़े क्रिकेटर्स ने यशपाल जी को याद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी श्रद्धांजलि दी। इंडिया टीवी में तो सब लोग दुखी हैं। किसी को यकीन ही नहीं होता कि यशपाल शर्मा ऐसे अचानक चले जाएंगे। यशपाल जी को इंडिया टीवी के परिवार की तरफ से मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। यशपाल जी की खासियत थी, टीम जीत रही हो या टीम मुश्किल में हो, वो परेशान नहीं दिखते थे। कभी टेंशन नहीं होती थी। जो अच्छा खेले उसका सपोर्ट करते थे, उसकी तारीफ करते थे। गजब की स्पोर्ट्समैन स्पिरिट थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेल भावना की यही सीख ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रहे भारतीय खिलाड़ियों को दी। 10 दिन के बाद टोक्यो में ओलंपिक शुरू हो जाएंगे। आज मोदी ने ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रहे भारतीय खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। मोदी ने प्लेयर्स और उनके परिवार वालों से बात की और उनकी बातें सुनी। भारत से 126 एथलीट्स का दल टोक्यो जा रहा है। इस टीम में शामिल वर्ल्ड नंबर 1 तीरंदाज दीपिका कुमारी, बॉक्सिंग चैंपियन मैरी कॉम, टेनिस स्टार सानिया मिर्जा, बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, निशानेबाज सौरभ चौधरी, टेबल टेनिस के प्लेयर ए शरत कमल सहित 15 खिलाड़ियों से आज नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। कई खिलाड़ी बहुत साधारण परिवारों से हैं, बहुत मुश्किल हालात से गुजर कर आए हैं, और बहुत सारे ऐसे जो पहली बार इतने बड़े लेवल पर खेलने जा रहे हैं। मोदी ने खिलाड़ियों को सलाह दी वो किसी तरह का प्रेशर न ले। 135 करोड़ों की शुभकामनाओं के साथ टोक्यो जाएं। मोदी ने खिलाड़ियों से उनकी तैयारियों के बारे में नहीं पूछा। यह नहीं कहा कि मेडल जीतोगे या नहीं। मोदी ने खिलाड़ियों से ऐसे बात की जैसे वो अपने हीरो से बात कर रहे हों। मैरी कॉम से मोदी ने पूछा कौन सा पंच फेवरेट है। वो तो देश की यूथ आइकॉन है, लेकिन उनका हीरो कौन है। मैरी कॉम ने जवाब क्या दिया, ये मैं आपको सुनाता हूं। मैरी कॉम जी नमस्ते। प्रणाम। नमस्ते सर। आप तो ऐसी खिलाड़ी है जिनसे पूरा देश प्रेरणा लेता है। इस ओलंपिक दल में भी बहुत से खिलाड़ी ऐसे होंगे जिनके लिए आप स्वयं भी एक आदर्श रही है। अच्छा, वैसे तो आप हर पंच में चैंपियन है, लेकिन आपका सबसे फेवरेट पंच कौन सा है?
चॉप, हुक, अपरकट या कुछ और ये भी बताइएगा कि ये पंच क्यों आपका फेवरेट है? सर मेरा फेवरेट पंचेस तो ये मेरा स्ट्रांग साउथ पोल है, तो मेरा सबसे फेवरेट है सर। तो इसमें कोई भी लोग को मिस नहीं कर पाते हैं, लगना ही तो लगना ही है बस। मैं जानना चाहता हूं कि आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन है? सर मेरा फेवरेट खिलाड़ी तो बॉक्सिंग में सर हीरो है, इंस्पिरेशन है, मोहम्मद अली है सर। उससे मेरे को इंस्पायर होके बॉक्सिंग चुना हूं सर। मेरी कॉम जी, आपने बॉक्सिंग की करीब करीब हर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीत ली है। आपने कहीं कहा था कि ओलंपिक गोल्ड आपका सपना है। ये आपका ही नहीं, पूरे देश का सपना है। देश को उम्मीद है कि आप अपना और देश का सपना जरूर पूरा करेगी। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं और आपके परिवारजनों को प्रणाम है। मैरी कॉम और भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारतीय दल की अगुवाई करेंगे। मोदी ने मैरी कॉम को शुभकामनाएं दी, ये आपने देखा, और उसके बाद उन्होंने वर्ल्ड चैंपियन तीरंदाज दीपिका कुमारी से भी बात की। 37 मेडल जीतने वाली दीपिका कुमारी झारखंड की रहने वाली है। दीपिका के पति अतानु दास भी तीरंदाज हैं। दोनों ने 27 जून को पेरिस में हुए तीरंदाजी वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीता था। मोदी ने तीरंदाज दीपिका कुमारी से कहा कि अब तो उनकी चर्चा हर घर में होती है। इसके बाद मोदी ने दीपिका कुमारी के बचपन की वो बात बताई जिससे सुनकर खुद दीपिका भी हैरान रह गई। दीपिका जी, पिछली मन की बात में मैंने आपकी और कई साथियों की चर्चा की थी। अभी पेरिस में गोल्ड जीतकर आपने जो करिश्मा किया, उसके बाद तो पूरे देश में आपकी चर्चा हो रही है। अब आप रैंकिंग में वर्ल्ड नंबर 1 हो गई हैं। मुझे पता चला है कि आप बचपन में आम तोड़ने के लिए निशाना लगाती थी। आम से शुरू हुई आपकी यात्रा बहुत खास है। अपनी इस यात्रा के बारे में देश बहुत कुछ जानना चाहता है। अगर आप कुछ बताएं तो अच्छा होगा। सर मेरी यात्रा बहुत अच्छी रही सर, स्टार्टिंग से ही। आम मुझे बहुत पसंद था, इसलिए स्टोरी पर ही। बट मैंने बैम्बू ब्रो से स्टार्ट किया था और फिर धीरे धीरे मैं मॉडर्न बॉब पे आई थी सर। बहुत अच्छी रही। स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्ट्रगल हुआ था बिकॉज फैसिलिटीज वहाँ अच्छी नहीं थी। उसके बाद एक साथ आर्चरी करने के बाद काफी अच्छी फैसिलिटीज मिली सर और काफी अच्छे कोच भी मिले। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने विषमताओं में हार नहीं मानी। आपने चुनौतियों को ही ताकत बना लिया है। और इसके बाद मोदी ने उस खिलाड़ी से बात की जिसके पिता दिहाड़ी मजदूर हैं, रोज मजदूरी करते हैं, रोज खाते हैं, लेकिन उनका बेटा अब ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है। महाराष्ट्र में सतारा के रहने वाले प्रवीण जाधव का बचपन गरीबी में बीता। झुग्गी में रहते थे। पहले प्रवीण का सिलेक्शन एथलेटिक्स में हुआ, लेकिन बाद में वो तीरंदाज बन गए, आर्चरी में आ गए। आज मोदी ने उनके जज्बे की तारीफ की और प्रवीण के माता पिता को सलाम किया। प्रवीण जी, मुझे बताया गया कि आपकी ट्रेनिंग पहले एथलीट बनने के लिए हुई थी। आज आप ओलंपिक में तीरंदाजी के लिए देश को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। ये बदलाव कैसे हुआ? सर, पहले मैं एथलेटिक्स करता था, तो मेरा सिलेक्शन गवर्नमेंट के एकेडमी में एथलेटिक्स के लिए हुआ। तो वहाँ के कोच थे, तो मेरा बॉडी थोड़ा कमजोर था उस टाइम, तो वो बोले कि आप दूसरे गेम में अच्छा कर सकते हो। तो उसके बाद मुझे आर्चरी गेम दिया गया। तो उसके बाद मैंने अमरावती में आर्चरी गेम कंटिन्यू किया।
अच्छा, और इस बदलाव के बावजूद भी आप अपने खेल में कॉन्फिडेंस और परफेक्शन कैसे लाए? सर मेरा एक्चुअली घर से इतना मतलब अच्छा नहीं है, मतलब थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। तो मेरे सामने आपके माताजी पिताजी दिख रहे हैं मुझे, मैं उनको भी नमस्कार करता हूँ। हाँ, फ्रेंड बताइए। मुझे पता था घर जाके मुझे भी मजदूरी करनी पड़ेगी, इससे अच्छा तो यहाँ मेहनत करके आगे कुछ अच्छा करना है, इसलिए मैंने इसमें कंटिन्यू किया। देखिए, आपके बचपन के कठिन संघर्ष के बारे में काफी जानकारी ली है और आपके माता पिता ने भी, यानी जिस प्रकार से पिताजी दिहाड़ी मजदूरी से लेकर आज देश का प्रतिनिधित्व करने तक की यात्रा बहुत प्रेरणादायी है और ऐसे कठिन जीवन आपने बिताया, लेकिन लक्ष्य को कभी अपने आंखों के सामने से हटने नहीं दिया। आपके जीवन के शुरुआती अनुभवों ने चैंपियन बनने में आपकी क्या मदद की? सर जहाँ मुझे खुद कम मतलब लगता था कि यहाँ थोड़ा ज्यादा मुश्किल है, वहां मैं यही सोचता था कि अभी तक जितना भी किया, अगर यहाँ हार मान जाऊंगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, इससे अच्छा कि ज्यादा और कोशिश करके इसको सफल करना है। प्रवीण जी, आप तो एक चैंपियन है ही, लेकिन आपके माता पिता भी मेरी दृष्टि से चैंपियन है। प्रधानमंत्री ने बैडमिंटन की चैंपियन खिलाड़ी पीवी सिंधु से भी बात की और ओलंपिक से लौटने के बाद उनके साथ आइसक्रीम खाने का वादा भी किया। सिंधु जी नमस्ते। सिंधु जी, मुझे बताया गया कि आप टोक्यो ओलंपिक से पहले ओलंपिक साइज कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहती थी। अब गोची बावली में आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है? गच्चीबावली में प्रैक्टिस बहुत अच्छा चल रहा है सर। मैं ये चूज किया क्योंकि अभी ओलंपिक स्टेडियम बहुत बड़ा है और वो एसी और वो शटल कंट्रोल करना बहुत होता है, तो इसीलिए मैं ये सोचा कि ठीक है, अगर अच्छा स्टेडियम है तो क्यों, वो अपॉर्चुनिटी है तो क्यों नहीं खेलूं करके फरवरी से उधर प्रैक्टिस कर रही हूँ सर। आपके परिवारजन भी मेरे सामने हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। मुझे याद आता है कि गोपीचंद जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने रियो ओलंपिक के पहले आपका फोन ले लिया था, आपको आइसक्रीम भी खाना अलाउ नहीं किया था। क्या अभी भी आपके आइसक्रीम खाने पर पाबंदी लगी हुई है या कुछ छूट मिली है? सर ऑब्वियसली थोड़ा कंट्रोल करती हूँ सर, क्योंकि एक एथलीट के लिए डाइट बहुत इम्पोर्टेंट है और अभी ओलंपिक्स है तो तैयारी कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली थोड़ा डाइट कंट्रोल तो करूंगी, तो आइसक्रीम उतना नहीं खाती हूँ सर, बस कभी कभी खाती हूँ। देखिए सिंधु जी, माता पिता दोनों खुद स्पोर्ट्स में रहे हैं और इसलिए मेरा मन करता है आज मैं उनसे भी एक बात जरूर करूंगा। आपको नमस्कार। आप ये बताइए, जब किसी बच्चे की रुचि खेल में जाने की हो तो कई पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल होता है, बहुत सारे लोगों को ढेरों आशंकाएं रहती है। आप ऐसे सभी पेरेंट्स के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? बस सर, पेरेंट्स ये जानना चाहिए कि अगर अपने बच्चे हेल्थ वाइज अच्छे होंगे तो सब कुछ बड़ा होगा, क्योंकि आप थोड़ा खेलेंगे तो आपका हेल्थ अच्छा होगा, ऑटोमेटिकली आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, हर इश्यूज में आप लोग आगे बढ़ेंगे और जरूर आप ऊपर आ सकते हैं। सिंधु जी, आपके माता पिता ने आपको विश्व चैंपियन बनाने के लिए बहुत त्याग किए हैं, उन्होंने अपना काम कर दिया है। अब आपकी बारी है, आप खूब मेहनत कीजिए और मुझे विश्वास है कि इस बार भी आप जरूर सफल होगी और जब सफलता के बाद मेरा मिलना होता ही आप लोगों से, तो मैं भी आपके साथ आइसक्रीम खाऊंगा। आज जब मैंने नरेंद्र मोदी की ओलंपिक में जाने वाले प्लेयर्स से बातचीत सुनी, बहुत सारे दूसरे प्लेयर्स की बैकग्राउंड को स्टडी किया, तो एक बात साफ नजर आई, हमारे एथलीट की हिम्मत, उनकी मेहनत, उनके संघर्ष का कोई जवाब नहीं।
कई ऐसे एथलीट्स आज मोदी से बात करते नजर आए, बहुत गरीब परिवार से हैं, जहां उनके मां बाप ने अपना पेट काटकर उनके लिए साधन जुटाए। एक लड़की के बारे में मैंने पढ़ा, वो गरीबी के कारण नंगे पांव दौड़ती थी। किसी की मां फैक्ट्री में मजदूरी करती थी। किसी को चोट लगी पर हिम्मत नहीं हारी। एक प्लेयर ऐसा भी देखा जिसको कोरोना हुआ, फिर पिता की डेथ हो गई, लेकिन वो अपने पिता का सपना पूरा करने के लिए, ओलंपिक मेडल जीतने के लिए जी जान से लगा रहा। कोरोना के काल में तैयारी करना, ट्रेनिंग करना आसान काम नहीं था। मैं नहीं जानता कि हमारे 126 एथलीट में से कितने मेडल जीत कर आएंगे, लेकिन आज उन्होंने अपनी बातों से लोगों के दिल जरूर जीत लिए। आप भी अपने प्लेयर्स का हौसला बढ़ाने के लिए, उन्हें चीयर करने के लिए #cheer4India पर मैसेज दें, क्योंकि आज हम अपने प्लेयर्स की हिम्मत बढ़ाएंगे, आज हम सपने देखेंगे, तो 10-12 साल बाद हम ओलंपिक्स की मेडल टैली में पहले 4-5 में आने का सपना देख सकेंगे। ओलंपिक की दुनिया का एक और सपना है जो नरेंद्र मोदी ने देखा, भारत में ओलंपिक्स की मेजबानी का, भारत में ओलंपिक ऑर्गेनाइज करने का। मोदी चाहते हैं कि एक बार तो ओलंपिक गेम भारत में हो, भारत भी ओलंपिक की मेजबानी करे। हालांकि इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी। हमारे संवाददाता निर्णय कपूर ने आज मुझे बताया कि अहमदाबाद को ओलंपिक सिटी बनाने के लिए उसकी मेजबानी के हिसाब से तैयार किया जा रहा है। निर्णय इसकी बहुत सारी एक्सक्लूसिव तस्वीरें भेजी हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। मोदी चाहते हैं कि जब 2036 के ओलंपिक गेम्स की मेजबानी के लिए बिडिंग हो, तब तक इतना इंफ्रास्ट्रक्चर अहमदाबाद में तैयार हो जाए जिससे ओलंपिक की मेजबानी के मामले में इंडिया की दावेदारी मजबूत हो। ओलंपिक को ध्यान में रखते हुए अहमदाबाद में 3 तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है: स्पोर्टिंग फैसिलिटी, ट्रेनिंग फैसिलिटीज और नॉन स्पोर्टिंग फैसिलिटीज। अब आप पूछ सकते हैं कि ओलंपिक की मेजबानी के लिए अहमदाबाद को ही क्यों चुना गया? ओलंपिक की दावेदारी के लिए दूसरे शहरों को भी कंसिडर किया जा सकता था। तो मैं आपको बता देता हूं कि अहमदाबाद का नाम इसलिए तय किया गया क्योंकि अहमदाबाद में पहले ही कई तरह की वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज मौजूद हैं। क्योंकि 2036 से ओलंपिक के लिए जो बिडिंग है वो 2026 के आसपास होगी, तो सिर्फ 5 साल का वक्त है तैयारी करने के लिए। वक्त कम है, काम ज्यादा है, लेकिन मोदी ने पूरी प्लानिंग के साथ काम की शुरुआत करवा दी है। निर्णय कपूर ने बताया कि बहुत सारी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज तो पिछले कुछ साल में तैयार हो चुकी हैं। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में है। इसके आसपास जो सरदार पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, उसमें ओलंपिक में होने वाले 20 इंडोर और आउटडोर गेम्स के लिए फैसिलिटीज तैयार हो रही हैं। इसके साथ साथ अहमदाबाद के नारायणपुरा में 600 करोड़ की कीमत से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तैयार किया जा रहा है। पिछले कुछ सालों में अहमदाबाद में प्राइवेट और सरकारी मिलाकर के कई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ डेवलप हुई हैं। कई क्लब्स में भी अच्छी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ डेवलप हुई हैं और उसी श्रृंखला में अब जुड़ने जा रहा है साबरमती रिवर फ्रंट के पास तैयार हो रहा ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जो कि ईस्ट और वेस्ट बैंक दोनों जगह तैयार किया जा रहा है। और इसमें लॉन टेनिस कोर्ट्स होंगे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के 5 लॉन टेनिस कोर्ट, और ये आप देख सकते हैं सिंथेटिक ट्रैक एक पूरा बनाया गया। 800 मीटर का ये सिंथेटिक ट्रैक है, जहाँ पे बाकायदा इंटरनेशनल लेवल का स्टैंडर्ड से इसे तैयार किया गया है, जिसपे एथलीट्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। बास्केटबॉल कोर्ट्स यहाँ पे बनाए गए हैं, स्केटिंग रिंग बनाई गई है, वॉलीबॉल कोर्ट बनाए गए हैं यहाँ पे, जहाँ तमाम फैसिलिटीज़ जो डेवलप की गई हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हैं। जो फ्लोरिंग वगैरह है वो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए बनाया गया है, ताकि भविष्य में अगर ओलंपिक इवेंट्स हों तो यहाँ पे क्वालिफाइंग राउंड्स भी हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, प्रैक्टिस और ट्रेनिंग के लिए ये जगह जो है काम आ सकती है। इसके अलावा अहमदाबाद में नारायणपुरा इलाके में 600 करोड़ रुपए के खर्च से एक मल्टी लेवल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है वो तैयार किया जा रहा है, जो कि आउटडोर इंडोर फैसिलिटीज़ के साथ पूरी तरह इक्विप्ड होगा।
कुल मिलाकर के जो गैप एनालिसिस हो रहा है उसमें यही सारी चीज़ें जो है इनका असेसमेंट होगा कि अहमदाबाद में क्या क्या बन रहा है और कितनी स्पोर्टिंग फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है जो कि कंपटीशन और नॉन कंपटीशन जो कैटेगरीज हैं उसके लिए पूरी तरह सफिशिएंट हों। ओलंपिक की मेजबानी की बिड जीतना आसान नहीं होता। अगर किसी शहर में ओलंपिक का आयोजन होना है तो वहां खेल और खिलाड़ियों के अलावा रहने की, खाने पीने की वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज होना जरूरी है। किसी शहर में ओलंपिक आयोजन होना है तो वहां खेल और खिलाड़ियों के अलावा इस तरह की फैसिलिटीज होंगी जिसमें जो विजिटर्स आएंगे उनके लिए भी सुविधा हो। तमाम बड़े होटल्स बनाए जाने हैं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेंगे, ट्रेनिंग की सुविधाएं होनी चाहिए। एक स्पोर्ट्स विलेज बनाया जाएगा जिसमें 2 या 4 बेडरूम वाले 3000 से अधिक अपार्टमेंट्स का भी इस स्पोर्ट्स विलेज में निर्माण हो। प्लानिंग यह है कि ओलंपिक्स के बाद 12,500 से अधिक मेहमानों के जाने के बाद इन अपार्टमेंट्स को आम लोगों को बेच दिया जाए। ये अपार्टमेंट रिवर फ्रंट व्यू वाले और होटल्स और रिटेल आउटलेट्स और एंटरटेनमेंट स्पेस के साथ होंगे। इसके साथ ही यहां पर 7,500 कारों और 15,000 टू व्हीलर्स के लिए पार्किंग की स्पेस होगी। कुल मिलाकर ये अपार्टमेंट शहर में एक तरह से कह सकते हैं बेस्ट लिवेबल प्लेस होंगे। निर्णय कपूर ने बताया कि ओलंपिक को ध्यान में रखते हुए अहमदाबाद के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी दुरुस्त करने की जरूरत है, उस पर काम हो रहा है। अहमदाबाद में जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हैं उनका सर्वे अगले महीने से शुरू हो जाएगा। ओलंपिक की तैयारी की जो बात है उसमें ऐसा है कि सरदार पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और उसके आसपास के इलाके में और अहमदाबाद सिटी और गांधीनगर में हमारे पास क्या स्पोर्ट्स फैसिलिटी है और क्या नॉन स्पोर्ट्स फैसिलिटी है। फ्यूचर में इंटरनेशनल इवेंट अगर करना है, एशियाड, कॉमनवेल्थ या ओलंपिक जैसा, तो उसके लिए हमें और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत रहेगी, वेदर इट इज स्पोर्ट्स और नॉन स्पोर्ट्स, ये तय करने के लिए हमने एक एजेंसी कॉल फॉर करने का तय किया। अहमदाबाद के पास में गांधीनगर में हमारे पास क्या स्पोर्ट्स के वेन्यूज़ है, उसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के जो है दूसरे जो वेन्यूज़ है उसमें क्या करें तो उसके में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के तरफ हम 2 स्टेप आगे बढ़ पाए। तीसरा, ट्रेनिंग के लिए हमारे पास क्या वेन्यूज़ है और नॉन स्पोर्ट्स एक्टिविटी लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है या रेसिडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह होता है, उसके लिए एक स्टडी बना जाएगा। अब ये बात तो किसी से छुपी नहीं है कि आज भी हमारे देश में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है। इतना बड़ा देश, इतने सारे प्लेयर्स, इतने सारे सपने और वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज, ट्रेनिंग बहुत ही कम। लेकिन प्लेयर्स कहते हैं जब हमारे यहां कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे तो स्पोर्ट्स को बहुत बढ़ावा मिला। क्रिकेट पर तो हमेशा फोकस रहता है, लेकिन कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद एथलीट्स के लिए फैसिलिटीज बढ़ी, नए खिलाड़ियों को ट्रेनिंग का मौका मिला, एक्सपोजर मिला। इसलिए आज ओलंपिक में हम मेडल जीतने की उम्मीद कर सकते हैं। अगर 2036 में ओलंपिक गेम्स हमारे यहां होते हैं तो हमारे एथलीट्स के लिए, हमारे प्लेयर्स के लिए यह बहुत बड़ा अवसर होगा। उनकी ट्रेनिंग के लिए वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज तैयार होंगी और ट्रेनिंग का लेवल ऊंचा हो जाएगा। आज तो बड़ा एथलीट बनने के लिए बाहर के मुल्कों में जाना पड़ता है, वहां कोच ढूंढने पड़ते हैं। सारे प्लेयर तो अफोर्ड नहीं कर सकते। गरीब घर से आए, ट्राइबल एरिया से आए, गांव देहात से आए, कस्बों से आए प्लेयर्स को अगर छोटी उम्र से ही अच्छी ट्रेनिंग मिले, अच्छी डाइट मिले, उनके लिए एक सपोर्ट सिस्टम हो, तो वो भी ओलंपिक में कमाल कर सकते हैं। जब तक हमारे एथलीट स्टार नहीं बनेंगे, जब तक वो मेडल जीतकर रोल मॉडल नहीं बनेंगे, एडवर्टाइजर्स उन पर पैसा नहीं लगाएंगे, हम लाख कोशिश कर लें, हम ओलंपिक में चीन और अमेरिका के लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे। 2036 में अगर ओलंपिक गेम्स भारत में हुए तो हम मेडल टैली में जरूर ऊपर आएंगे, मुझे इसका पूरा यकीन है। अहमदाबाद को 2036 के ओलंपिक के लिए तैयार करने की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। अब मोदी का एक और प्लान आपको दिखाता हूं, काशी को क्योटो जैसा बनाने का प्लान। काशी के कायाकल्प का काम। 2 दिन बाद नरेंद्र मोदी जब काशी जाएंगे तो बनारस का रंग रूप बदलता हुआ दिखाई देगा। 78 प्रोजेक्ट तैयार हो चुके होंगे।
हमारी संवाददाता रुचि कुमार ने बताया कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का करीब 60% काम पूरा हो गया है और कोशिश यह है कि अगले 2 महीने में यह कॉरिडोर बनकर तैयार हो जाए। रुचि ने बताया कि जो लोग 2 साल पहले बनारस गए होंगे, अगर अब वो फिर बनारस जाएंगे तो उस जगह को शायद पहचान ही ना पाए, क्योंकि वाराणसी बदल चुकी है। काशी में गंगा के घाटों का हाल बदल चुका है। अब गंगा के किनारे खड़े होकर काशी विश्वनाथ का मंदिर साफ साफ दिखेगा। हालांकि ललिता घाट, दशमेश घाट और इन सबको बनाने में, संवारने में अभी काम चल रहा है, ये फाइनल फेज में है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में पहले 25 भवन बनने थे, लेकिन प्लान बदला है। अब नए प्लान में 27 भवन बनने हैं। इनमें काफी कुछ काम बाकी है, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंग, नीलकंठ महादेव जैसे प्राचीन मंदिरों के संरक्षण का जो काम था वो करीब करीब पूरा हो चुका है। रुचि कुमार ने बताया कि अब बाबा विश्वनाथ और गंगा के बीच की जो रुकावटें थी वो लगभग खत्म हो चुकी हैं और काम को फाइनल टचेस दिए जा रहे हैं। काशी का ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये रास्ता गंगा जी से आता है और ललिता घाट से लेकर पीछे जो काशी विश्वनाथ मंदिर है वहां तक एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। करीब 600 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट की लागत है और इस कॉरिडोर में लाइब्रेरी होगी, सांस्कृतिक सेंटर होगा, गेस्ट हाउस होगा, यज्ञशाला होगी और जो तीर्थयात्री आएंगे उनके रुकने का इंतजाम होगा। तो बहुत बड़ा मैदान यहाँ पर सामने अब दिखाई दे रहा है। तो जो श्रद्धालुओं को दिक्कत होती थी वो दिक्कत अब खत्म हो जाएगी और ये पीछे जो है ये मेन गेट होगा मंदिर में आने का। सामने वहाँ पे गंगा जी बहती हैं और वो ललिता घाट है, वहाँ से पूरा कॉरिडोर होगा और जो श्रद्धालु होंगे वो गंगा जी में डुबकी लगाएंगे और गंगा जी से ही यहाँ पे दर्शन भी कर लेंगे, यहाँ चल कर आएंगे। ये जो रास्ता जा रहा है ये सीधे गंगा जी को जा रहा है, ललिता घाट को। ये VIP गेट जो मेन गेट होगा मंदिर में अंदर जाने का, ये वो गेट है और ये जो चारों तरफ आपको दिखाई दे रहा है ये ऑफिस होंगे। यहाँ पे VIP लाउंज होगा, वेटिंग एरिया होगा और ये मेन गेट देखिए, इसमें इतनी सुंदर नक्काशी यहाँ पर की जा रही है और उम्मीद ये है क्योंकि कोरोना आ गया इसलिए काम थोड़ा यहाँ धीमे हो गया, लेकिन उम्मीद यही है कि अगले 2-3 महीने में ये काम पूरा हो जाएगा। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर प्रोजेक्ट का काम नवंबर तक पूरा हो जाएगा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का एरिया 55,000 वर्ग मीटर से ज्यादा है। इस पर करीब 600 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। काशी विश्वनाथ धाम के एंट्री और एग्जिट गेट को भव्य तरीके से बनाया जा रहा है। काशी की प्राचीन परंपराएं बनी रहे, काशी की पवित्रता बनी रहे, लेकिन काशी आधुनिक हो जाए, सारी मॉडर्न फैसिलिटीज काशी में हो, इन दोनों बातों का ध्यान रखा गया है। कन्वेंशन सेंटर बन रहे हैं, गंगा में क्रूज चलने लगे हैं, ट्रैफिक को ठीक करने के लिए मल्टी लेवल पार्किंग बनाई गई है। नरेंद्र मोदी जब 15 जुलाई को काशी जाएंगे तो काशी में एक भव्य कन्वेंशन सेंटर बनकर तैयार हो चुका होगा, उसका उद्घाटन करेंगे। इस कन्वेंशन सेंटर का नाम है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर। यह कन्वेंशन सेंटर वाराणसी के सिंगरा इलाके में बनाया गया है। आपको याद होगा जब मोदी जापान गए थे तो उन्होंने वहां के प्राचीन शहर क्योटो को देखकर कहा था काशी को भी क्योटो जैसा बनाएंगे, और इसके बाद काशी के कायाकल्प का काम शुरू हुआ और इसमें जापान का सहयोग लिया गया। वाराणसी में जो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बना है उसे जापान सरकार के आर्थिक और तकनीकी सहयोग से बनाया गया है। ये भव्य इमारत भारत और जापान की दोस्ती का प्रतीक होगी। रुचि कुमार ने बताया कि 186 करोड़ रुपए की लागत से बना एक कन्वेंशन सेंटर एक ही वक्त में 1200 लोगों के बैठने की व्यवस्था कर सकता है। जब 15 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर आएंगे तो पूरे कैंपस को जापानी शैली से सजाया जाएगा। इसके उद्घाटन के मौके पर जापान से आया एक डेलीगेशन मौजूद रहेगा। रुचि कुमार बता रही थी कि कन्वेंशन सेंटर के कैंपस में बनाए गए पार्क को भी जापानी शैली में ही डेवलप किया गया है। ये कन्वेंशन सेंटर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और सारे वो एनर्जी कंजर्वेशन मेथड से लेस है जो कि इस समय कहीं भी दुनिया में इस्तेमाल होते हैं। इसका छोटा सा उदाहरण है कि जो हमारा ये बिल्डिंग जो है अपने आप में कम्प्लीटली एनर्जी एफिशिएंट है। इसके अलावा जो सेफ्टी मेजर्स हैं
वो हाईएस्ट क्वालिटी के हैं, हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स के हैं। और ऑडिटोरियम में भी जो अकॉस्टिक्स और ऑडियो वीडियो जितनी भी चीज़ें प्रयोग की गई हैं वो सब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि फैसिलिटी वाइज ये इंडिया में किसी भी कन्वेंशन सेंटर के कंपैरिजन में 19 नहीं होगा। ये शुरू से ही जॉइंट कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कंसेप्चुअलाइज किया था। इसमें रुद्राक्ष नाम अपने आप में भारतीय संस्कृति का परिचायक है और जिसमें कंस्ट्रक्शन में जिस प्रकार की तकनीक यूज़ हुई है उसमें जापानीज़ सेंसिबिलिटीज़, जापानीज़ एस्थेटिक्स को भी इसमें जोड़ा गया है। तो इसके निर्माण में, इसकी परियोजना की सोच में और जिसके लिए प्रयोग होगा आगे चल के, सभी में भारतीय संस्कृति सभ्यता और जापानीज़ संस्कृति सभ्यता को भी दोनों को साथ में लेकर चला गया। रुचि कुमार आज मुझे बता रहे थे कि अगर काशी जाएंगे तो काफी बदलाव नजर आएगा। मैंने काशी की सड़कों पर जाम देखा है, ट्रैफिक का शोर देखा है, छोटी छोटी गलियां देखी हैं और तरह तरह के रिक्शा, तरह तरह की गाड़ियां। तो ये काशी की पहचान थी। लेकिन रुचि का कहना है अब ये सब कुछ नहीं मिलेगा। अब बनारस में अंडरग्राउंड वायरिंग हो चुकी है, बिजली के नंगे तार गायब हो गए हैं, सड़क पर गलत तरह से पार्किंग की गाड़ियां नहीं दिखाई देती। गोदोलिया इलाके में 2 व्हीलर्स के लिए एक नई पार्किंग बनकर तैयार है। ये मल्टी लेवल पार्किंग है। ये 5 मंजिला पार्किंग को बनाने में करीब 21 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। गाड़ियों को ऊपरी मंजिलों तक ले जाने के लिए लिफ्ट लगी हैं, 3 लिफ्ट हैं। 15 जुलाई को नरेंद्र मोदी इस मल्टी लेवल पार्किंग का भी उद्घाटन करेंगे। इस पार्किंग के शुरू होने से गोदौलिया, दशमेश घाट और आसपास के इलाकों में जो ट्रैफिक का जाम होता है उससे राहत मिल जाएगी। जब ये सब होगा तो कुछ लोग कहेंगे कि अब उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी ने ये प्लान बनाया। लेकिन ये प्लान तो 7 साल पहले बन गया था। धीरे धीरे इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। कोरोना की वजह से इसमें देर हुई, लेकिन सियासत तो अपनी जगह है, बात तो होगी। मैं आपको महाराष्ट्र की सियासत की बात बताता हूं। इस वक्त महाराष्ट्र की सरकार में शामिल तीनों पार्टियां एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगी हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले के बयान पर सियासत गर्म हो गई है। नाना पटोले ने उद्धव ठाकरे और अजीत पवार पर जासूसी करवाने का इल्जाम लगाया था। इस पर एनसीपी के नेताओं ने नाराजगी जताई, लेकिन अब कांग्रेस के तेवर ढीले नहीं पड़े हैं। आज कांग्रेस के नेताओं की मीटिंग हुई और ज्यादातर नेताओं ने नाना पटोले को सपोर्ट किया। हर जगह पे कांग्रेस पार्टी एक मजबूती के साथ आगे आनी चाहिए। हम कम से कम 240 जगह पे आज कांग्रेस पार्टी वहाँ पर नहीं है। अगर हमने ये कहा कि भाई जो भी हमारे एमएलए वही जगह हम लड़ेंगे, बाकी जगह पे हमारा बाकी लोगों के साथ अलायंस हमारा होगा या कोई वो जगह हम नहीं लड़ेंगे, तो पार्टी का कार्यकर्ता कैसा तैयार होगा। पार्टी का कार्यकर्ताओं को एक उम्मीद बनी रहनी चाहिए। 2014 में हमने ये सोचा था कि चुनाव तक हमने ये सोचा था कि एनसीपी और कांग्रेस साथ में जाएंगी। उसी तरीके से हमने जो भी हमारे पास 174 जगह थी उसकी तैयारी हमने की थी, लेकिन 140 जगह पे हमने तैयारी नहीं की थी। जब कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि नाना पटोले जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भरने में क्या गलत है, नाना पटोले पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें क्या गलत है, तो इस पर शिवसेना ने नाराजगी जताई। संजय राउत ने कहा, देखते हैं कांग्रेस कितनी मजबूत होती है। अगर कांग्रेस का प्रभाव देश में बढ़ रहा है, मैं महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूँ, देश में बढ़ना चाहिए, तो हम सब खुश रहेंगे। ये प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी है कांग्रेस, उनका प्रभाव अगर बढ़ेगा तो बीजेपी का प्रभाव घटेगा। नाना पटोले जी को राष्ट्रीय जिम्मेदारी अगर मिलती है तो देश में कांग्रेस का प्रभाव बढ़ेगा। कोई खलबली वगैरह नहीं मचे। देखिए, 3 अलग पार्टी है और अपने अपनी पार्टी बढ़ाने की कोशिश हम सब लोग करते हैं। जैसे कि हमने कहा है कि हम सरकार एक साथ चलाते हैं, हम 3 पार्टी एक साथ नहीं चलाते। अपनी पार्टी अपने स्तर पर काम करती है तो करने दो। नाना जी ने जो कहा है उनका व्यक्तिगत मत है। हालांकि जब बात बढ़ी तो नाना पटोले ने यह कहकर बात को हल्का किया कि बीजेपी ने उनकी बात को गलत तरीके से पेश करके अलायंस में दरार पैदा करने की कोशिश की है। महाराष्ट्र में कांग्रेस मजबूत है।
जब कांग्रेस आगे बढ़ रही है महाराष्ट्र में और 1 नंबर की पार्टी बनने जा रही है तो बहुत लोगों को उसकी तकलीफ है। महाराष्ट्र में अभी एक जिस तरह से कांग्रेस को टारगेट करके कुछ माध्यमों को पकड़कर अपोजिशन बीजेपी जिस तरह से काम कर रही है, जिसका परिणाम आपने देखा होगा कि हमारा जो स्टेटमेंट है कैसा मिलाकर उसको गलत पेश करना और उससे ये करना, ये आपने देखा है। महाराष्ट्र में जो महाविकास की आघाड़ी की सरकार है उसमें कोई दूर दूर तक दरार नहीं है और सरकार 5 साल चलेगी। 2014 तक कांग्रेस महाराष्ट्र में नंबर 1 पार्टी थी, लेकिन 2014 में असेंबली इलेक्शन हुए तो नंबर 3 की पार्टी बन गई और 2019 के चुनाव में चौथे नंबर पर पहुंच गई। इसलिए अगर कांग्रेस खुद को मजबूत कर रही है तो उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन यह भी सही है कि जिस तरह से बयानबाजी हो रही है उससे लगता है कि गठबंधन में, अलायंस में, महाअघाड़ी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। वैसे महाराष्ट्र में झगड़ा सिर्फ कांग्रेस और शिवसेना में नहीं है, सिर्फ शिवसेना और एनसीपी में दरार नहीं है, बीजेपी कैंप में भी विवाद का धुआं उठ रहा है। महाराष्ट्र में बीजेपी नेता पंकजा मुंडे पार्टी से कुछ खफा चल रही थी। आज मुंबई में उन्होंने अपने समर्थकों के साथ मीटिंग की। कहा जा रहा है कि पंकजा मुंडे इसलिए नाराज हैं क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनकी सांसद बहन प्रीतम मुंडे को जगह नहीं दी गई। उनके समर्थक कह रहे हैं कि ऐसा देवेंद्र फडणवीस के कहने पर हुआ क्योंकि उन्होंने महाराष्ट्र से भागवत कराड़ की पैरवी कर दी। भागवत कराड़ को वित्त राज्य मंत्री बनाया गया है। जो कार्यकर्ता पूरे राज्य भर से आए थे, कुछ तेलंगाना, मध्य प्रदेश, गुजरात से छोटे छोटे पंचायत के सदस्य वगैरह आए थे। आज उन सब से मैंने बातचीत की। उन्होंने सबने रेजिग्नेशन लिया था और ये रेजिग्नेशन का कारण उनका असंतोष बताया था। वो असंतोष ये था कि उनकी इच्छा थी कि भारतीय जनता पार्टी में मंत्रिमंडल जो अभी प्रीतम ताई काम कर रही है, जो सांसद है, लोकसभा से चुन के आई है, उनका नाम चल रहा था मीडिया के माध्यम से और चर्चा हो रही थी, तो उनका नाम चलने के बाद उनको मंत्री पद नहीं मिला। वो तो है ही नहीं, पर डॉक्टर भागवत कराड़ इनको मिला। उस बारे में मैंने ऑलरेडी पत्रकार परिषद लेकर कुछ दिन पहले खुलासा किया था कि मेरे परिवार ने, प्रीतम मुंडे ने कभी कोई मांग नहीं की कि हम मंत्री पद चाहते हैं। तो हमारी जब हमने मांग ही नहीं की तो नाराजगी का प्रश्न उद्भवता नहीं है। आज जब पंकजा मुंडे ने अपने समर्थकों को बुलाया था तो ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ बगावत की बात करेंगी, लेकिन उन्होंने दूसरी बात की। उन्होंने कहा वो बीजेपी कभी नहीं छोड़ेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके नेता हैं, अमित शाह उनके नेता हैं और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर उन्हें पूरा भरोसा है। बघू ज्या दिवशी छत आणणार पण बघू बरोबर आपल्या घर आपण सोडायचं का? तुम्ही असं म्हणता ना ताई अमुक करा, ताई तमुक करा, मी काय सोडू? माझा नेता मोदी, माझा नेता मोदी, माझा नेता अमित शाह, माझा नेता ज्यांना मला सांगायचंय की मी काय करते काय नाही ते आता जेपी नड्डा, ते मला विश्वास आहे की त्यांच्या जीवनामध्ये काहीतरी चांगलं आहे असा मला विश्वास है। पंकजा मुंडे स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे की बेटी हैं। गोपीनाथ मुंडे एक वक्त में महाराष्ट्र में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा थे, बहुत मजबूत नेता थे। महाराष्ट्र में बीजेपी को खड़ा करने में गोपीनाथ मुंडे ने एक बड़ा रोल प्ले किया। उनकी और प्रमोद महाजन की गहरी रिश्तेदारी थी। आज दोनों इस दुनिया में नहीं है। पंकजा मुंडे और भागवत कराड़ दोनों बंजारा समाज से आते हैं। पंकजा के सपोर्टर्स को लगता था कि उनकी बहन को केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा। अब नहीं बनाया गया तो उनके सपोर्टर नाराज हो गए, लेकिन आज उनकी नाराजगी काफी हद तक दूर हो गई और पंकजा मुंडे ने यह साफ कर दिया कि वो इस नाराजगी को लेकर बगावत करने के मूड में तो नहीं है। नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह का झगड़ा सुलझाने में लगे हैं। सिद्धू को मनाने की कोशिश हो रही है, कैप्टन साहब को समझाने की कोशिश हो रही है, लेकिन सिद्धू हैं कि मानते नहीं। आज नवजोत सिंह सिद्धू ने एक ऐसा ट्वीट किया जिससे लग रहा है कि वो पंजाब में असेंबली इलेक्शन से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका दे सकते हैं। इस ट्वीट में सिद्धू ने आम आदमी पार्टी की जमकर तारीफ की। नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट में लिखा,
हमारे विपक्ष आम आदमी पार्टी ने हमेशा पंजाब के लिए मेरे काम और विजन को पहचाना है। चाहे 2017 में बेअदबी हो या ड्रग्स का मामला, चाहे किसानों का मुद्दा हो या करप्शन और बिजली संकट का मामला, या फिर अभी मैं जो पंजाब मॉडल पेश कर रहा हूं, यह बात साफ है, वो जानते हैं कि कौन पंजाब के लिए लड़ रहा है। इस ट्वीट के साथ सिद्धू ने इंडिया टीवी की एक रिपोर्ट को टैग किया जो उस वक्त की थी जब सिद्धू की आम आदमी पार्टी में जाने की बात हो रही थी और अरविंद केजरीवाल ने सिद्धू की बहुत तारीफ की थी। हालांकि सिद्धू ने आज के ट्वीट पर जो कुछ कहा उस पर कांग्रेस के नेता खामोश रहे, लेकिन आज पंजाब को लेकर एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ। राहुल गांधी ने प्रशांत किशोर से मुलाकात की, फिर कांग्रेस के नेताओं के साथ भी मीटिंग हुई। इसमें प्रियंका गांधी और पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत भी मौजूद थे। ये सोशल मीडिया में क्या आता है, कितना डिस्टॉर्शन होता है, कितना सही होता है, मैं कह नहीं सकता, लेकिन मैं वो बात जानता हूँ जो हमारे दोनों नेताओं ने हमारी लीडरशिप से कहा है। और उन्होंने लीडरशिप से, अमरिंदर सिंह जी ने तो प्रेस में ही कहा कि जो कांग्रेस प्रेसिडेंट का निर्णय होगा वो मुझे मान्य होगा, और सिद्धू जी ने भी लीडरशिप से कहा कि जो आप लोग फैसला करेंगे वो मुझे मान्य होगा। हरीश रावत की बात ठीक है, पंजाब का झगड़ा जल्दी सुलझ जाएगा, इसकी उन्होंने बेजोड़ कोशिश की और काफी महीनों से वो कोशिश कर रहे हैं। और हरीश रावत बहुत सीजन नेता हैं, बहुत सोच समझकर अपनी बात कहते हैं। लेकिन जो लोग सिद्धू को जानते हैं वो इस बात पर यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि सिद्धू कब क्या कर दें, कब क्या कह दें, ये कोई नहीं कह सकता। सिद्धू जिस बात पर अड़ जाते हैं, लाख कोई कोशिश कर ले वो उससे मुकरते नहीं, उससे हटते नहीं। इसीलिए लगता है कि पंजाब में असेंबली इलेक्शन तक कांग्रेस की मुश्किल बनी रहेगी। इस वक्त देश की सबसे बड़ी चिंता है कोरोना का कहर। कोरोना के खिलाफ जंग पर पूरा फोकस है और अच्छी बात है, कोरोना के खिलाफ जंग में हमें धीरे धीरे कामयाबी मिल रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कोरोना के 31,443 नए केसेस मिले हैं। यह फिगर पिछले 3 महीने में सबसे कम है, जो राहत की बात है। और दूसरी बात है, इस वक्त देश में केवल 73 जिले ऐसे बचे हैं जिनमें रोज 100 से ज्यादा कोरोना के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। यानी कोरोना को हमने काफी हद तक देश के कुछ हिस्सों तक लिमिट कर दिया है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि इस वक्त देश का जो हिस्सा कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है वो है नॉर्थ ईस्ट। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस वक्त देश के जिन 55 जिलों में पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है, उनमें से 37 जिले नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के हैं। और ये चिंता की बात है कि अरुणाचल, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा में कोरोना के केसेस फिर से बढ़ने लगे हैं। इसलिए सरकार ने नॉर्थ ईस्ट पर और ध्यान दिया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बात की और टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट के मंत्र पर पूरी मेहनत के साथ काम करने को कहा। लेकिन इसके साथ मोदी ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन न होने पर चिंता भी जाहिर की। मोदी ने कहा, जिस तरह से लोग घर के बाहर निकल रहे हैं, बिना मास्क लगाए बाजारों में घूमते दिखाई दे रहे हैं, हिल स्टेशन पर जिस तरह से भीड़ लग रही है, वो कोरोना को खुला इन्विटेशन देने जैसा है। कोरोना की वजह से टूरिज्म, व्यापार, कारोबार ये बहुत प्रभावित हुआ है। लेकिन आज मैं बहुत जोर देकर कहूंगा कि हिल स्टेशन में, मार्केट्स में बिना मास्क पहने, बिना प्रोटोकॉल का अमल किए बिना भारी भीड़ का उमड़ना, मैं समझता हूं एक चिंता का विषय है, ठीक नहीं है। कई बार हम ये तर्क सुनते हैं और कुछ लोग तो बड़ा सीना तान करके बोलते हैं, अरे भाई तीसरी लहर आने से पहले हम एंजॉय करना चाहते हैं। ये बात लोगों को समझाना जरूरी है कि तीसरी लहर अपने आप नहीं आएगी। कभी कभी लोग सवाल पूछते हैं, तीसरी लहर की क्या तैयारी की है, तीसरी लहर के लिए आप क्या करेंगे। आज सवाल ये होना चाहिए हमारे मन में
कि तीसरी लहर को आने से कैसे रोकना है, हमारे प्रोटोकॉल को चुस्ती से कैसे अमल करना है। और ये कोरोना ऐसी चीज है वो अपने आप नहीं आती है, कोई जाकर के ले आए तो आती है। और इसलिए हम अगर इन चीजों को बराबर सावधानी करेंगे तो हम तीसरी लहर को ही रोक पाएंगे। आने के बाद क्या करेंगे वो एक विषय है, लेकिन आते हुए रोकना ये प्रमुख विषय है। और इसके लिए हमारे नागरिकों में सजगता, सतर्कता, प्रोटोकॉल का पालन, इस पर हमने थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। और एक्सपर्ट भी बार बार ये चेतावनी दे रहे हैं कि असावधानी, लापरवाही, भीड़भाड़ ऐसे कारणों से कोरोना संक्रमण में भारी उछाल आ सकता है। और इसलिए ये जरूरी है कि हर स्तर पर हर कदम गंभीरता के साथ उठाए जाए। अधिक भीड़ वाले जो आयोजन रुक सकते हैं उनको हमें रोकने का प्रयास करना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है कि लापरवाही से कोरोना का खतरा बढ़ेगा। ब्रिटेन, रशिया, अमेरिका, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया में लोगों ने यही गलती की थी। इन देशों को कोरोना की एक और लहर का सामना करना पड़ा। इसलिए इस तरह की गलती कम से कम हमें तो नहीं करनी चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। लोगों को सिर्फ मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और सबसे बड़ी बात वैक्सीन लगवानी है, क्योंकि वैक्सीन कोरोना का सुरक्षा कवच है। कल ही मैं एक स्टडी पढ़ रहा था जो ब्रिटेन में हुई। उसका रिजल्ट कहता है कि कोरोना की ताजा लहर में जितने लोगों की मौत हुई उनमें से 99% वो लोग थे जिन लोगों ने वैक्सीन की एक भी डोज नहीं ली थी। मरने वालों में जो बाकी 1% थे उन्होंने कोरोना की एक डोज ली थी। मतलब यह कि जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ली, जो फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं, अगर वो कोरोना की चपेट में आ भी गए तो वो कोरोना को हरा देंगे। उन्हें हॉस्पिटल में नहीं जाना पड़ेगा, उन्हें किसी खतरे का सामना नहीं करना पड़ेगा, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो घर बैठे बैठे आराम से ठीक हो जाएंगे। इसलिए मेरा आपसे कहना है कि वैक्सीन जरूर लगवाइए। इस वक्त देश में 38 करोड़ 50 लाख वैक्सीन डोज एडमिनिस्टर हो चुकी हैं और सरकार से मेरी अपील है कि वैक्सीनेशन की सप्लाई को कुछ भी करके बढ़ाया जाए। सारे देश के लोगों को वैक्सीन मिले, यह सरकार की जिम्मेदारी है। आज स्वामी रामदेव की कंपनी पतंजलि ने एक और माइलस्टोन हासिल किया। पतंजलि ने 30,000 करोड़ का टर्नओवर हासिल किया है। जब पूरी दुनिया मंदी का सामना कर रही है, कोरोना के कारण बड़ी बड़ी कंपनियां डूब रही हैं, तब पतंजलि का टर्नओवर 30,000 करोड़ से ज्यादा हो गया। स्वामी रामदेव ने कहा कि एफएमसीजी सेक्टर की नंबर 1 कंपनी हिंदुस्तान लीवर को वो 2025 तक पीछे छोड़ देंगे। स्वामी रामदेव ने कहा कि पतंजलि ने पिछले 5 साल में 5 लाख लोगों को रोजगार दिया और अब अगले 5 साल में 5 लाख और लोगों को रोजगार देंगे। हमारा लक्ष्य आने वाले 2025 में तो हम बोले ही नहीं पाए प्रेस में कि हम करीब 1,000 करोड़ रुपए की तो कंफर्म सेल पहले से ही कर ले। उसके लिए हमने एक लॉयल्टी प्रोग्राम चलाया है, स्वदेशी समृद्धि, 5 लाख रुपए तक का बीमा, और उसमें 10% से लेकर के पतंजलि के अलग अलग प्रोडक्ट्स पर 50% तक की छूट, और उसके माध्यम से बहुत बड़ा समूह हमारे साथ में जुड़ा है जो किसी कंपनी के पास स्ट्रेंथ नहीं। आज 1,000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो हम एक साथ लेकर के चल रहे हैं। ये जो संस्कृति मूलक समृद्धि, अभ्युदय निश्रेष जिसको हमने बोला, जिसके लिए मैं प्रयोग किया कि आर्थिक और परमार्थिक की जो ये पूरी प्रगति, और इसमें पुरुषार्थ करेंगे तो अर्थ आएगा। 100% पतंजलि का प्रॉफिट केवल और केवल चैरिटी के लिए है, केवल और केवल परोपकार के लिए है। और हमने जो शेयर होल्डर्स के पास है, तो देखो शेयर होल्डर्स को तो उनका हिस्से का हम जो प्रॉफिट है वो डिलीवर कर ही रहे हैं, और उनको तो वो जो सामूहिक समृद्धि अब रुचि स्वामी में लोगों को इन्वेस्ट करने को मिलेगा। और यदि जरूरत पड़ी तो आगे पतंजलि के बारे में भी सोचा जाएगा कि उसको लिस्टिंग की दिशा में कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो जो भी पतंजलि के पास पैसा वो 100% चैरिटी के लिए है। स्वामी रामदेव आज बिल्कुल एक बिजनेसमैन की तरह बोल रहे थे। वो रुचि सोया का आईपीओ लेकर आने वाले हैं, इन्वेस्टमेंट इनवाइट कर रहे हैं, लेकिन
अच्छी बात यह है कि उनका कहना है कि जितना भी पैसा वो कमाएंगे, जितना भी प्रॉफिट होगा, चाहे वो रुचि सोया से हो या पतंजलि से हो, वो सारा का सारा परोपकार के काम में, शिक्षा के काम में, परमार्थ के काम में, लोगों को मदद करने के काम में लगेगा। इस प्रॉफिट से उनका व्यक्तिगत एसेट बढ़े, व्यक्तिगत पूंजी बढ़े, इसका कोई रोल नहीं होगा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।